हेलो साथियों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत। साथियों, आज अपने इस वीडियो में बात करेंगे माइनर टेस्ट 4 के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। जीके जीएस का साथियों बात करेंगे, और जो हिंदी वाला पेपर है प्रश्न पत्र फर्स्ट है उसके बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं। प्ले लिस्ट में जाकर देख लेना, मिल जाएगा आपको। स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। आज का पहला सवाल क्या दे रखा है, हिंदी वाले अपन विजिबल कर लेते हैं। सवाल है मेरे भाई, नेजा रेखिया पगलिया आदि का संबंध किस लोक देवता से है? तो किससे है मेरे भाई? याद रखना, रामदेव जी से है। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल देता कि लोक देवता तेजाजी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, वो पूछा गया है। पहला बात करते हैं, इनका जन्म खरनाल के ताहड़ जी धोलिया व राम कुंवरी के घर हुआ। ठीक बात आती है मेरे भाई। दूसरा बात करें, इनके बोपे अविवाहित जाट होते हैं। ये बात गलत आती है मेरे भाई। यही आपका आंसर रहेगा दूसरा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि निम्न में से कौन सा स्थल लोक देवता देवनारायण जी से संबंधित है, वो आपसे पूछा गया है। तो देखो मेरे भाई, देवमाली है, मालाश्री है, दूसरा बात करें निवाई टोंक भी है, और सुरता खेड़ा भी है। पहला भी, दूसरा भी, तीसरा, सारे लगा दो मेरे भाई। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सही रहेगा? ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है? सूची वन और सूची टू को सम्मिलित करना है। एक तरफ आपको लोक देवता दे रखे हैं, दूसरी तरफ आपको उनकी पीठ दी गई है। पहला बात करते हैं हरिराम जी, तो साथियों इनका जोरडा से संबंधित है। दूसरा तलीनाथ जी, तो साथियों पांचोटा से जाता है। वीर फत्ता जी बात करें तो साथू गांव से आपको देखने को मिलेगा। और कल्ला जी बात करें तो मेरे भाई रूडेला से आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, सॉरी इसमें थोड़ा सा चेंज कर लेना मेरे भाई। ये जो तलीनाथ जी हैं ये साथू गांव से संबंधित आएगा इनका, और वीर फत्ता जी पांचोटा से आएगा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर रहेगा मेरे भाई, कौन सा रहने वाला है? यहाँ पर से आपका एक में तीसरा है, एक में पहला है, दूसरा तीसरा। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है मेरे भाई? अच्छा सवाल है, राजस्थान में किस लोक देवता को गोरखनाथ के समकालीन माना जाता है? तो किसको माना जाता है? गोगा जी को माना जाता है। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि मारवाड़ की प्रसिद्ध महिला संत जिसने निर्गुण भक्ति करते हुए व्यक्तिगत मुक्ति मार्ग प्रशस्त किया, तो साथियों याद रखना रूपा दे रहेगा। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही है। नेक्स्ट बात करते हैं, संत हरिदास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला बात करें, इन्होंने राम भक्त को सगुण विचारधारा का समर्थन किया। ये बात गलत आती है मेरे भाई। सगुण नहीं था, निर्गुण था। कौन सा था? निर्गुण था, ये याद रखना है। ठीक है, निर्गुण था, तो ये बात गलत आती है। दूसरा बात करें, इसके जो इनके आध्यात्मिक विचार घग्ग निशानी नामक ग्रंथ में संकलित हैं। ये बात साथियों गलत आती है। तो फिर कौन से में है मेरे भाई? तो वो भी याद रखना। तो कौन कौन सा आता है? एक का तो नाम आता है मंत्र राज प्रकाश, मंत्र राज प्रकाश, व दूसरे का नाम आता है मेरे भाई हरि पुरुष, हरि पुरुष की वाणी। इसमें से ये संकलित है, न कि ये घगर निशानी नामक ग्रंथ में। ठीक है, तो ये बात गलत है, ये भी गलत है। तो पूछा क्या गया कि सत्य कथन पूछा गया, तो ना तो पहला है न ही दूसरा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि राजस्थान में परमहंस मंडली का संबंध किस संप्रदाय से रहा है? तो किससे रहा है मेरे भाई? याद रखना, जसनाती संप्रदाय से रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है नौका। सवाल है कि निम्न में से कौन सा संत निर्गुण उपासक नहीं है, वो पूछा गया। तो मेरे भाई कौन सा नहीं है? तो याद रखना, आपको मावजी नहीं देखने को मिलेंगे। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, सुमेलित करना आपको बता रखा है। तो देखो साथियों, इसमें से सुमेलित करें तो सबसे पहले बात करें, एक तो तरफ संप्रदाय दे रखा है, दूसरी तरफ इनके प्रवर्तक दे रखे हैं। पहला बात करते हैं अलखिया संप्रदाय, तो लालगिरी आपको देखने को मिलेंगे। दूसरा बात करते हैं निरंजनी, तो मेरे भाई निरंजनी हरिदास जी आ जाते हैं। दूसरा बात करते हैं बैराग पंथ के बारे में बात करें, तो मेरे भाई बैराग पंथ और भर्तृहरि मिलेंगे। और राम से नहीं, रामचरण जी आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर रहेगा, ए में दूसरा है, बी में तीसरा। ए में दूसरा, बी में तीसरा, ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि निम्न में से कौन सा संप्रदाय राधा को कृष्ण की परिणीता मानकर उसकी पूजा करता है? तो साथियों कौन आता है? वो साथियों याद रखना, वो आता है निम्बार्क संप्रदाय। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि निम्न में से कौन सी रचना मध्यकालीन धार्मिक काव्य के प्रसिद्ध रचनाकार ईश्वरदास बारठ नहीं है, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई अच्छा सवाल दे रखा है। तो देखो साथियों, कौन सी नहीं है इसमें से?
ये जो दूसरी ऑप्शन दे रखी है वेली कृष्ण रुक्मणी, तो ये मेरे भाई किसकी है, ये इनकी नहीं है, तो किसकी है मेरे भाई, ये भी याद रखना। नाम आता है पृथ्वीराज राठौड़ की है। ठीक, तो ये इनकी नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है मेरे भाई, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही का उत्तर का अपने को चयन करना है। पहला बात करते हैं, विजयदान देथा को वर्ष 2012 में राजस्थान रत्न सम्मान से विभूषित किया गया। ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं, वह बोरुंदा स्थित रूपायन संस्था के सह संस्थापक हैं। ये बात भी सही है। पहला और दूसरा दोनों सही है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से बुद्धि विलास नामक ग्रंथ के लेखक आपसे पूछा गया, तो नाम याद रखना मेरे भाई, भगत राम साहब को याद रखना, तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि निम्नलिखित में से अमर काव्य वंशावली व राज सिंह प्रशस्ति नामक ग्रंथों की रचना किस भाषा में की गई है, तो किस में की गई मेरे भाई, याद रखना संस्कृत भाषा में की गई है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, वो आपसे पूछा गया। पहला बात करते हैं, आख्यायिका गद्य में लिखित जीवनी है। ठीक है। रासो शासकों की प्रशंसा में लिखे गए ग्रंथ हैं। ठीक है। पवाड़ा बात करें तो मेरे भाई ऐसे लोकगीत जो वीर गाथाओं या घटनाओं का वर्णन करते हैं उनको कहा जाता है, न कि किसी वंश या फिर व्यक्ति की विशेष उपलब्धियों का वर्णन करने वाली रचनाओं को तो साथियों महाकाव्य कहा जाता है। ठीक है। तो पवाड़ा नहीं कहा जाता है। पवाड़ा ऐसे लोकगीत होते हैं जो वीर गाथाओं और घटनाओं का वर्णन करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि मारवाड़ परगना विगत नामक ग्रंथ में जोधपुर के अतिरिक्त कितने परगनों का इतिहास व प्रशासनिक प्रबंधन वर्णित है, वो आपसे पूछा गया है। पहली बात तो ये मेरे भाई कि मारवाड़ परगना विगत है किसकी, तो मुणोत नैणसी की पुस्तक है, याद रखना है। कौन सी है, किसकी है मेरे भाई, मुणोत नैणसी की है, याद रखना, मुणोत नैणसी की पुस्तक है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरा बात करें मेरे भाई, इसको राजस्थान का गजेटियर भी कहा जाता है। राजस्थान और मुणोत नैणसी को साथियों राजपुताने का अबुल फजल भी कहा जाता है, ये भी याद रखना। दूसरा बात करें, मारवाड़ परगना विगत है मेरे भाई, उसके कुल भाग हैं, कुल कितने हैं मेरे भाई, आपको याद रखना 7 याद रखना है। इसमें पूछा गया कि जोधपुर के अतिरिक्त आपको 6 देखने को मिलेंगे। ठीक, अब वो 6 कौन कौन से हैं वो सारे मैं बताने को तैयार हूँ मेरे भाई। तो देखो साथियों, सबसे स्टार्ट करते हैं, सातों के बारे में अपन देख लेते हैं। जोधपुर आ गया एक, तो कौन सा आ गया, जोधपुर आ गया लाला। जोधपुर के बाद में दूसरा कौन सा था, फलोदी आ गया। कौन सा आ गया, फलोदी आ गया। फलोदी के बाद में साथियों सोजत आ गया। कौन सा आ गया, सोजत आ गया। सोजत के बाद में साथियों मेड़ता आ गया। मेड़ता के बाद में साथियों सिवाना आ गया। कौन सा आ गया, सिवाना आ गया। सिवाना के साथ में जेतारण आ गया। जेतारण के साथ में साथियों पोकरण आ गया। ये थोड़ा सा याद रख लेना। इसमें से पूछा कौन सा गया, इसमें से पूछा गया कि साथियों की जोधपुर को छोड़कर, तो जोधपुर को छोड़ दो मेरे भाई, यहाँ पर से 6 बचते हैं तो 6 आंसर लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, बागड़ी, खेराड़ी, मेवाड़ी, गोडवाड़ी आदि उपबोलियाँ हैं किसकी है मेरे भाई, ये तो मारवाड़ी की। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अच्छा सवाल दिया गया है। सवाल दे रखा कि राजस्थानी भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला बात करते हैं, मध्यकालीन राजस्थानी भाषा में गीत और दूहा प्रमुख छंद थे। ठीक बात आती है। दूसरा बात करें, इस समय डिंगल भाषा का प्रचलन हुआ जिस पर ब्रज का प्रभाव था। यह बात साथियों गलत आती है। ब्रज का प्रभाव नहीं था मेरे भाई, मारवाड़ी का था। किसका था, मारवाड़ी का था। यह बात गलत आती है। सत्य कथन पूछा गया तो मेरे भाई पहला सही है, तो पहला सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। एक तरफ आपको बोली दे रखी है, दूसरी तरफ आप इनको क्षेत्र दिए गए हैं। अच्छा सवाल दे रखा है मेरे भाई। पहला बात करते हैं, जगरोती तो करौली में बोली जाती है लाला। दूसरा बात करते हैं ढाटी, ये बाड़मेर में बोली जाती है। दूसरा बात करते हैं डटकी, डटकी कहाँ पर बोली जाती है, जैसलमेर में बोली जाती है। खेराड़ी बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से भीलवाड़ा में बोली जाती है। इसको मैच करवा दो। तो आपका ऑप्शन ए में पहला है, बी में तीसरा, ए में पहला, बी में तीसरा, ऑप्शन नंबर आपका चौथा तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि कवि जोधराज द्वारा रचित हमीर रासो रचना राजस्थान की किस बोली में लिखी गई है, वो आपसे पूछा गया मेरे भाई। तो याद रखना अहिरवाटी में लिखी गई है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि मारवाड़ी बोली के संदर्भ में सत्य कथन
की पहचान करनी है। पहला बात करते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से बोली जाने वाली यह राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी बोली है। बात गलत आती है मेरे भाई, दूसरी थोड़ी है, तो प्रथम है। कौन सी है? प्रथम है, तो ये बात गलत आती है। दूसरा बात करते हैं, सोरठा, छंद और मांड राग इस बोली की शिल्पगत विशेषताएं, ये बात इसके सही है मेरे भाई। ठीक है, तो सत्य की पहचान कर दो मेरे भाई, दूसरा कथन सही है इसमें, दूसरा लगा दो, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है मेरे भाई कि एक पर्सन और उसके बाद में दो तर्क दिए गए हैं और आपको निर्णय लेना है कि कौन सा तर्क पर्सन के संदर्भ में सशक्त है, वो आपसे पूछा गया है। पहले अपन कथन पढ़ते हैं कि क्या वन्य जीव अभ्यारण्यों में अशुद्धता को बनाए रखना चाहिए, ये आपको कथन दे रखा है। तो पहला कथन बात करते हैं, कथन दे रखा है कि हाँ, लुप्त प्राय प्रजातियों को रहने के लिए विशेष अलग जगह देनी चाहिए जो पारिस्थितिक संतुलन को बढ़ावा देता है, ये बात गलत सही है मेरे भाई। दूसरा बात करें, नहीं, इन्हें आय उत्पन्न करने के लिए अधिक से अधिक आगंतुकों को आकर्षित करना चाहिए, ये बात गलत आती है मेरे भाई। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला सही लगा दो, तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर आपका पहला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, दोबारा से वही कथन दिया गया है। पहले कथन पढ़ते हैं मेरे भाई कि जल संकट का वास्तविक प्रभाव अगले 2 वर्षों में महसूस किया जाएगा, पंचायत का प्रमुख बयान है। याद, अब मान्यताओं के बारे में बात करें, जल स्तर नीचे जा रहा है, ठीक बात आती है। दूसरा बात करें, जल भंडारों के उचित रखरखाव की आवश्यकता, यह बात भी है। दोनों कथन सही मेरे भाई, आराम से लगा सकते हो, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा दोबारा से दे रखा है मेरे भाई, यहाँ पर से कथन दे रखा है। देखो कथन क्या है कि क्या लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु घटाकर 18 वर्ष कर देनी चाहिए, पहला कथन ये दे रखा है। अब साथियों यहाँ पर से देखो क्या क्या दे रखा है, यहाँ पर से दे रखे हैं आपके पास में तर्क हैं। पहला तर्क दे रखा है, नहीं, 18 वर्ष का लड़का परिवार शुरू करने की जिम्मेदारी लेने में सक्षम नहीं होता, ये बात तो सही है मेरे भाई। ठीक, दूसरा बात करें, हाँ, चूंकि लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है, इसलिए लड़कों के लिए भी यह लागू होना चाहिए, बात गलत आती है मेरे भाई। दूसरा बात करें, नहीं, लड़कों को आत्मनिर्भर होने के बाद ही विवाह करने की अनुमति मिलनी चाहिए, बात भी गलत आती है। तो आपका ऑप्शन नंबर पहला सही है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है दोबारा से मेरे भाई, कथन दे रखा है। कथन है कि इस वर्ष अधिकांश दुकानें और डिपार्टमेंटल स्टोर अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए खरीद पर पुरस्कार और छूट दे रहे हैं, ये आपको कथन दे रखा है। तो अब इनके मान्यताओं के बारे में बात करते हैं। पहले मान्यता यह है कि दुकानों और डिपार्टमेंटल स्टोर ने अब तक बहुत अधिक लाभ अर्जित किया है, इसलिए अब उन्हें अपने ग्राहकों के साथ इसे साझा करना शुरू कर दिया है, ये बात गलत आती है। दूसरा बात करें, बहुत सारे सामान उपलब्ध हैं लेकिन बिक्री संतोषजनक नहीं है, इसलिए है। ठीक है, तो यहाँ पर से दूसरा सही है मेरे भाई। जो दूसरा देखो साथियों कौन सा था, यहाँ पर से बात करें, केवल दो मान्यता है वो नहीं था। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है दोबारा से आपको, कथन दे रखा है। कथन है कि क्या भारत में सांसद के चुनाव देश भर में एक ही चुनाव के लिए किए जाने चाहिए, कथन दे रखा है। अब इनके तर्क देखते हैं मेरे भाई, तर्क कौन सा दे रखा है, देखो, हाँ, ऐसे चुनाव को हैंडल करने का यही एक तरीका है, ये बात तो गलत आती है मेरे भाई। दूसरा बात करते हैं, हाँ, इनमें इससे आयोग को एक ही दिन में चुनाव संबंधी मसलों पर ध्यान केंद्रित करने में सहायता मिलेगी, ये बात भी गलत आती है। नहीं, कुछ अन्य देश अलग अलग दिनों में ऐसे चुनाव कराते हैं, ये बात भी गलत है। कोई ठोस आपको नहीं दिखा ना मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, दोबारा से कथन दे रखा है मेरे भाई। कथन क्या दे रखा है कि सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में नए कारोबारी उपकरण स्थापित करने के लिए हाल ही में प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है और सभी यूनिटों को आवंटित पावर सप्लाई का वचन दिया है, ये कथन है। अब इनके पूर्वधारणाएं दे रखी हैं, पूर्वधारणाओं के बारे में अपन बात करें, देखो, पहली दे रखी है कि सरकार ऐसे सभी यूनिटों को पर्याप्त पावर सप्लाई कर पाएगी, बात सही है। दूसरा बात करें, ग्रामीण क्षेत्रों के निवासी सरकार के इस निर्णय का स्वागत करेंगे, बात भी सही है। तो दोनों सही है मेरे भाई यहाँ पर से। ठीक, तो ये दूसरा लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है दोबारा से, कथन दे रखा है कि ऑपरेशन सिंदूर प्रारंभ करना भारत के लिए आवश्यक हो गई, ये आपके पास में दे रखा है। अब इसकी अभिधारणा देखते हैं। ठीक है, पहला देखते हैं कि भारत द्वारा आतंकियों को प्रत्युत्तर देना जरूरी था, हो गया, क्योंकि इस बार उनके द्वारा नागरिकों पर हमला किया गया था, ठीक बात आती है। दूसरा बात करें, आतंकवादियों तथा उनके प्रायोजकों के मध्य कोई अंतर नहीं हो करने संबंधी नया मानदंड स्थापित करना किया गया था, ये बात गलत आती है। तो आपका अभिधारणा जो फर्स्ट है वो सही है। ठीक,
तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है, पीएम सेतु योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला बात करें, इस योजना के अंतर्गत हब एंड स्कोप मॉडल का उपयोग कर 1000 सरकारी आईटीआई को उन्नत बनाया जाएगा। बात सही है। दूसरा बात करें, इस योजना हेतु केंद्र सरकार ने 20,000 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया है। ये बात गलत आती है। ठीक है, गलत क्यों आती है मेरे भाई? 20,000 का नहीं है, 60,000 का है। दूसरा बात करते हैं, इस योजना का संचालन कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। ये बात सही है। ए और सी सही लगा दो। ए और सी ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि भारत के चिकित्सा प्रौद्योगिकी इकोसिस्टम को सुदृढ़ बनाने के लिए अनुसंधान राष्ट्रीय रिसर्च प्रतिष्ठान ने किस संस्था के सहयोग से महामेडटेक मिशन शुभारंभ किया है, वो आपसे पूछा गया है। तो वो रहेगा मेरे भाई भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद एवं गेट्स फाउंडेशन के साथ में ये शुभारंभ किया है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है? नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो पहला बात करें, 17 सितंबर को इस अभियान का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा धार मध्य प्रदेश से किया गया। ठीक बात आती है। दूसरा बात करें, इस अभियान की निगरानी सशक्त पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। ये बात भी सही है। दूसरा बात करें, इस अभियान का नेतृत्व स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के संयुक्त तत्वाधान में किया जाएगा। ये बात भी सही है। तीनों सही है। ए बी सी ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, 5 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ पर से किया गया मेरे भाई? ब्रिज टाउन बारबाडोस में किया गया। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, राज्य खनन तत्परता सूचकांक 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला कथन बात करते हैं, यह सूचकांक राष्ट्रीय खान और खनिज निगम लिमिटेड द्वारा जारी किया गया। बात गलत आती है। ये खान मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया। किसके द्वारा किया गया मेरे भाई? खान मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया। दूसरा बात करते हैं, यह सूचकांक गैर कोयला खनिजों के खनन पर केंद्रित है। यह बात सही है मेरे भाई। दूसरा बात करें, राजस्थान इस सूचकांक की उच्च खनिज भंडारण क्षमता भंडारण श्रेणी ए के वाले राज्यों में श्रेणी शीर्ष पर आता है। ये बात गलत आती है मेरे भाई। श्रेणी ए के अंदर से साथियों राजस्थान की रैंकिंग तो है, लेकिन शीर्ष पर नहीं था। पहला कौन सा था मेरे भाई? मध्य प्रदेश था, और मध्य प्रदेश के बाद में अपना राजस्थान था, और राजस्थान के बाद में साथियों गुजरात था। तो ये तीन आपको याद रखना, शीर्ष पर नहीं था, तो ये बात भी गलत आती है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। ठीक है, और पूछा क्या क्या? देखो मेरे भाई, यहाँ पर से बात करें, पूछा गया कि सत्य नहीं है, तो सत्य नहीं है तो पहला और तीसरा ए और सी लगा दो मेरे भाई। ए और सी कहाँ है? ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, 8वें वेतन आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है मेरे भाई। पहला बात करें, 28 अक्टूबर 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इसके गठन को मंजूरी प्रदान की गई। ठीक है, गठन की तिथि से 15 महीने तक की अवधि के भीतर अपनी अनुशंसाएं प्रस्तुत करेगा। 15 महीने थोड़ी 18 महीने है मेरे भाई, तो ये बात गलत आती है। इसकी अध्यक्षता सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई द्वारा की जाएगी। ये बात भी सही है। ए और सी सही लगा दो मेरे भाई। ए और सी साथियों ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि युवा वैज्ञानिकों को प्रोत्साहन देने के लिए भारत ने किस देश के साथ मिलकर रामानुज जूनियर रिसर्च प्रोग्राम शुरू किया? ब्रिटेन के साथ में। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, 5 अक्टूबर 2025 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश के पहले सहकारी मल्टीफील्ड कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किस स्थान पर किया? मेरे भाई आपको महाराष्ट्र में किया गया है, और ये कहाँ पर से? तो याद रखना, कोपर अहिल्यानगर महाराष्ट्र में किया गया। ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है मेरे भाई? सवाल दे रखा कि निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है, कर लेंगे साहब। पहला बात करें, 14 अक्टूबर को यूएन महासभा में हुए चुनाव में भारत एशिया प्रशांत समूह से यूएनएचआरसी का सदस्य चुना गया। ठीक बात आती है। दूसरा बात करें, भारत वर्ष 2026 से 2028 तक यूएनएचआरसी का सदस्य रहेगा। यह बात भी सही है। दूसरा बात करें, भारत के साथ एशिया प्रशांत समूह में इराक, थाईलैंड व पाकिस्तान भी यूएनएचआरसी के सदस्य निर्वाचित हुए। यह बात साथियों गलत आती है।
इराक नहीं था मेरे भाई, इराक के साथ इराक भी नहीं था, थाईलैंड भी नहीं था और पाकिस्तान भी नहीं था। तो फिर कौन से थे? एक तो कजाकिस्तान था, एक अफगानिस्तान था और एक कतर था। ये सदस्य निर्वाचित हुए थे। तो यहाँ पर से आपका ये गलत आता है। ठीक है, तो यहाँ पर से ए और बी सही है। ए और बी ऑप्शन नंबर आपका पहला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नोबेल पुरस्कार 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों को सम्मिलित करना है। एक तरफ आपको श्रेणी दे रखी है, दूसरी तरफ आप इनकी विजेता दी गई है। एक तरफ बात करते हैं मेरे भाई, शांति में किसको मिला है? मारिया कोरिना माचांडो को मिला है, तो यहाँ पर से इसको मिला दो। दूसरा बात करते हैं साहित्य के बारे में। दूसरा बात करें भौतिकी के अंदर से किसको मिला है मेरे भाई? जॉन एम मार्टिनेस को मिला, तो यहाँ पर से ये इसमें मिला देता है। अर्थशास्त्र के बारे में हम बात करते हैं, तो अर्थशास्त्र में साथियों पीटर को मिला, तो इसमें मिला, तो एक बचा, फिर आपको इसमें मैच हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है मेरे भाई, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के अंतर्गत दिया जाने वाला विज्ञान रत्न श्रेणी का पुरस्कार वर्ष 2025 हेतु किसे प्रदान किया गया है? वो आपसे पूछा गया मेरे भाई। तो याद रखना, प्रोफेसर जयंत कुमार विष्णु को मिला है। तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला बात करते हैं, इस प्रतियोगिता का आयोजन 27 सितंबर से 5 अक्टूबर तक जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में किया गया। ठीक बात आती है। इस प्रतियोगिता में भारत कुल 22 पदक जीतकर पदक तालिका के 10वें स्थान पर आई। ये बात भी सही है। दोनों कथन सही है मेरे भाई। ए और बी ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, 24 अक्टूबर को भारतीय तटरक्षक बल ने गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित किन दो तीव्र गति से उन्नत गश्ती नौकाओं का गोवा में जलावरण किया है? वो आपसे पूछा गया। जलावतरण किया है वो आपसे पूछा गया। तो साथियों, एक का नाम आता है ICNGS आता है। दूसरा बात कौन सा आता है? ICGS आता है अजीत, और दूसरे का नाम आता है ICGS अपराजित। इन दोनों का क्या ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि 5 से लेकर 12 अक्टूबर तक पश्चिमी तट पर युद्धाभ्यास कोणांक 2025 किन दो देशों के मध्य आयोजित हुआ? तो किन देशों में हुआ? भारत और ब्रिटेन के मध्य। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि 5 अक्टूबर 2025 को केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने राजस्थान के पहले नमो बायोडाइवर्सिटी पार्क, इंपॉर्टेंट है याद रखना, कोई ना कोई सवाल में जरूर पूछा जाएगा, का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो याद रखना, प्रताप बांध अलवर में किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान मानवाधिकार आयोग के विषय में दिए गए कथनों पर में से कौन सा गलत है? वो आपसे पूछा गया। अच्छा सवाल दे रखा है। पहला बात करें, मानवाधिकार आयोग एक स्वायत्त उच्च शक्ति प्राप्त मानवाधिकार निगरानी निकाय है। ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं, यह आयोग मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में अपने अधिकार प्राप्त करता है। यह बात गलत आती है। 1999 में थोड़ी करता है, 1993 में करता है मेरे भाई। ठीक है, तो ये बात गलत आती है, तो ये आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर से दूसरा बात करते हैं, आयोग में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 2006 के प्रावधानों के अनुसार एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होंगे। ये बात भी सही है। तो ऑप्शन नंबर आप बी लगा दो, ऑप्शन नंबर केवल बी। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में असत्य कथन की पहचान करनी है। कर देंगे मेरे भाई। पहला बात करते हैं, यह एक संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक नहीं है मेरे भाई, साविधिक है, याद रखना। कौन सा है? साविधिक निकाय। ठीक है, या फिर बोल सकते हो कि वैधानिक निकाय, ये बात होती है। तो ये बात गलत आती है। दूसरा बात करें, कांता भटनागर राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। ठीक बात आती है। अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष की अवधि या 70 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले उसका होता है। तो ये बात भी सही है। दूसरा तीसरा तो सही है, पहला गलत है। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही रहेगा मेरे भाई? यहाँ पर से बात करें, ऊपर ही था क्या वो? चलो कहाँ गया रे, ये वाला यहाँ पर से असत्य लगा दो फिर पहला। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रावधान व उनके संबंधित अधिनियम और धाराओं को सम्मिलित करना है, असुम्मिलित को छांटना है। वो ठीक है। पहला बात करें मेरे भाई, जब अपन धाराएं पढ़ते हैं तो धारा 21 आती है। कौन सी आती है मेरे भाई? धारा 21 आती है। धारा 21 में क्या आता है मेरे भाई? आयोग की संरचना आपको देखने को मिलेगी। किसकी मिलेगी मेरे भाई? आयोग की जो संरचना आपको देखने को मिल जाती है। ठीक। दूसरा बात करें, नियुक्ति है वो धारा 22 में है, वित्तीय स्वायत्ता धारा 33 में है, और वैधानिक गारंटी धारा 23 में है। कार्यवाहक अध्यक्ष के बारे में बात करें तो धारा कौन सी है मेरे भाई? धारा 25 में है साथियों, धारा
25 में, ये बात गलत आती है तो यहाँ पर से मिला दो। धारा 26 में क्या फिर वेतन भत्ते हैं मेरे भाई, क्या है वेतन भत्ते, ये थोड़ा सा याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग द्वारा प्राधिकारी राज्य सरकार को भेजी गई रिपोर्ट अनुशंसाओं के बारे में की गई कार्यवाही की सूचना आयोग को कितने समय में भेजनी आवश्यक है? तो साथियों 1 महीने में भेजनी आवश्यक है, ऑप्शन नंबर आपका पहला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से कौन राजस्थान राज्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति समिति में सम्मिलित नहीं होता, वो आपसे पूछा गया। ठीक है, तो साथियों बूस्टर डोज में मैंने करवाया था, जाकर देख लेना। तो यहाँ पर से साथियों मुख्यमंत्री होता है और साथियों विधानसभा के विपक्ष का नेता होता है और मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत कैबिनेट मंत्री होता है। ठीक है, अभी हाल ही के अंदर से एक नियुक्त किया गया ना, तो यहाँ पर से आपको उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं होता, यहाँ पर से बात गलत आती है, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा है वो सही नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा है निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला कथन बात करें, राजस्थान राज्य सूचना आयोग की न्यायिक कार्यों के प्रबंधन के लिए राजस्थान सूचना आयोग प्रबंधन विनियम 2007 बनाए गए, ठीक बात आती है। दूसरा बात करें, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15 के तहत राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया, ये बात भी सही है, दोनों सही है मेरे भाई। पूछा क्या गया देखो साथियों, असत्य कथन बताना, तो असत्य पहला ना दूसरा, तो ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की किस धारा के अंतर्गत राजस्थान के लोक अधिकारी पर राजस्थान राज्य सूचना आयोग का आदेश बाध्यकारी होता है? तो वो कौन सा आता है मेरे भाई, धारा 19(7) में होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि राजस्थान राज्य सूचना आयोग के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करना है। पहला बात करते हैं, राजस्थान राज्य सूचना आयोग का मुख्यालय हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान जयपुर में है, ठीक बात आती है। दूसरा बात करें, आयोग की कार्यवाहियों का संचालन अंग्रेजी और हिंदी में ही किया जाता है, राजस्थानी में नहीं होता है, ये बात गलत आती है, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, ध्येय वाक्य याद रखना मेरे भाई, यथेमा वाच कल्याणी नाम, ये बात ठीक है। और आयोग ने RTI पोर्टल 2.0 लॉन्च किया है, ये भी थोड़ा सा ठीक है, तो आप दूसरा आपका असत्य है। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है मेरे भाई, पहला बात करते हैं, लोकायुक्त या उप लोकायुक्त को संदेह वेतन भत्ते और पेंशन तथा उनकी सेवा और शर्तों क्रम से वही होंगी जो राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायाधिपति या फिर न्यायाधिपति की होती हैं, वो आपसे पूछा गया, ठीक बात आती है। दूसरा बात करें, लोकायुक्त और उप लोकायुक्त राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को संबोधित अपने हस्ताक्षर युक्त त्याग पत्र द्वारा अपना पद त्याग सकते हैं, न्यायाधिपति नहीं मेरे भाई, यहाँ पर से तो राज्यपाल का संबंध आएगा यहाँ पर से, तो यहाँ पर से बात गलत आती है, दूसरा गलत है। पूछा क्या गया मेरे भाई, पूछा बात करें तो देखो साथियों सही उत्तर बताना, तो पहला लगा दो मेरे भाई। दूसरा बात करते हैं, देखो नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि राजस्थान लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 में दी गई परिभाषाओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला बात करें, मंत्री से राजस्थान राज्य की मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य अभिप्रेरित है जो चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, अर्थात मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री, बात गलत आती है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, दूसरा दे रखा है कि अधिकारी से राजस्थान राज्य के क्रियाकलापों के संबंध में किसी लोक सेवा या फिर लोक पद पर नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेरित होता है, ये बात सही है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा, केवल बी। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से कौन राजस्थान लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार में नहीं आते, वो आपसे पूछा गया है। पहला बात करते हैं, राजकीय कंपनियां आती हैं, नगर सुधार न्यायालय के अध्यक्ष आते हैं, नगर निगम के महापौर उप महापौर आते हैं। नेक्स्ट दे रखा है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य आते हैं, नहीं भाई ये नहीं आते, ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 के अधीन दुर्भावना से गलत शिकायत करने पर कितने समय तक के कारावास का प्रावधान है? तो कितना है मेरे भाई, याद रखना 3 वर्ष तक का। नेक्स्ट बात करते हैं, जिला कलेक्टर के संदर्भ में असत्य कथन बताना है। पहला बात करते हैं, यह जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकारी का अध्यक्ष होता है, ठीक है। दूसरा बात करते हैं, यह जिला महिला सहायता समिति का अध्यक्ष होता है, ये बात भी ठीक है। नेक्स्ट बात करें, दे रखा कि जिले में प्रमुख जनगणना अधिकारी के रूप में कार्य करता है, ये बात भी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, पर राज्य में राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की पहली बार जिला कलेक्टर के रूप में पदस्थापना 2015 में की गई थी, बात गलत आती है, 2015 में नहीं थी मेरे भाई, 2006 में थी।
ये बात गलत आती है। ऑप्शन नंबर आपका चौथा है वो गलत है, ऑप्शन नंबर आप ये लगा दो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल रखा है, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों का सर्वेक्षण करवाना किसका दायित्व होता है? तो मेरे भाई उपखंड अधिकारी का होता है, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, गिरदावरी से हास्य है। तो मेरे भाई गिरदावरी किसको कहा जाता है, उसी के बारे में अपन बात करें तो साथियों वो आता है कि तैयार फसल का पटवारी द्वारा बनाया गया जो विवरण होता है उसको कहा जाता है, ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 75(1)(च) व 76(ग) के अनुसार राजस्व अपीलीय अधिकारी के रूप में किसे प्राधिकृत किया गया है? तो किसको किया गया मेरे भाई, याद रखना वो किया गया संभागीय आयुक्त को, ऑप्शन नंबर आपका पहला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा है मैथ का, यदि किसी धन पर 2 वर्ष के लिए लगा साधारण ब्याज मूलधन से 800 रुपये कम है, यदि दर 10% है तो मूलधन आपसे पूछा गया। तो मेरे भाई 10% है तो 10% को अपन किस प्रकार से आ गया मेरे भाई, 1/10 आ गया। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा पतला कर लेता हूँ जिससे आपको यहाँ पर से आसानी रहेगी, 1/10 आ गया। अब यहाँ पर से साथियों इस 10 को मैं क्या मान लेता हूँ, प्रिंसिपल मान लेता हूँ, मतलब कि यहाँ पर से 10 शख्स मान लिया गया। 10 अक्स मान लिया मेरे भाई, ऐसा ही बराबर अपने पास में से क्या करेंगे, 10 अक्स गुणा कितना दे रखा है मेरे भाई, 10% रेट दे रखी है, 2 वर्ष समय दे रखा है और बटा 100 लगा दो। जब इससे 100 काटोगे तो अपने पास में से एस आई की वैल्यू कितनी आएगी मेरे भाई, एस आई की वैल्यू आएगी अपने पास में से 2 अक्स आ जाती है। बाद में क्या कहा गया है, बाद में ये कहा गया है मेरे भाई कि पी माइनस का क्या कहा गया है, एस आई बराबर कितना दे रखा है, 800 दे रखा है। वैल्यू आपके पास में सारों की है, पी की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, यहाँ पर से आपके पास में 10 अक्स है और एस आई की वैल्यू अभी निकाल कर लेकर आए हो कितनी है, 2 अक्स है, बराबर आपके पास में 800 दिया गया है। ठीक, तो जब इसको काटोगे तो मेरे भाई क्या जाता है, यहाँ पर से आएगा 8 अक्स बराबर अपने पास में से आ गया मेरे भाई 800 आ जाता है। अक्स बराबर अपने पास में से कितना आ गया मेरे भाई, यहाँ पर से 100 आ गया। अब पी के साथ में मल्टीप्लाई कर दो, पी एक्स दे रखा ना यहाँ पर से, तो 10 का 10 गुणा 100 कर दो मेरे भाई, तो आपके पास में से 1000 आ गया। कौन सा है, ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि कोई राशि 5% की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, यदि उसी साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष के लिए उधार दी गई जाए तो 25 रुपये अधिक साधारण ब्याज प्राप्त होता है, तो राशि पूछी गई है आपसे। पहला बात करते हैं, देखो मेरे भाई सबसे पहले अपन SI1 निकालते हैं। SI1 निकालेंगे तो कितना आ गया मेरा भाई, 5×3 = 15 आ गया, तो ये आ गया मेरा भाई कितना, 15P/100 आ गया। दूसरा बात करते हैं 5% मतलब कि 25 आ गया मेरे भाई, SI2 कितना आ गया मेरे भाई, 25P आ गया बटे 100 आ गया। इतना आपने कर लिया मेरे भाई। यहाँ पर से आपके पास में से क्या देखने को मिले, इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो कितना आ गया मेरे भाई, 10P बटा कितना आ गया, 100 आ गया, बराबर आपके पास में से का 25 रुपये अधिक मिल रहा था, वो आ गया आपके पास में 25 रख दिया आपने। इस जीरो से जीरो कैंसिल कर दो मेरे भाई, तो आपके पास में P/10 बराबर आपके पास में से 25 आ गया, तो P बराबर कितना लाला, 250 आ गया। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि देखो इसमें से एक कहा गया कि 1,00,000 रुपए की राशि 2 भागों में इस प्रकार से बांटी जाती है कि पहले भाग को 2% दर से, दूसरे भाग को 6% की दर से उधार दिया जाता है। 4 साल बाद में कुल साधारण ब्याज है वो 20,000 रुपये प्राप्त होता है, तो 6% दर पर दी गई राशि आपसे पूछी गई है। अच्छा सवाल दे रखा है। देखो मेरे भाई अपन क्या करेंगे, इसको ज़्यादा कुछ खास करेंगे नहीं, यहाँ पर से अपन करेंगे P1 प्लस का P2 बराबर कितना दे रखा है मेरे भाई, यहाँ पर से सवाल दे रखा है 1,00,000 रुपये दिया गया है। कितना दिया रखा है मेरे भाई, 1,00,000 रुपये दे रखा है। ठीक है, और ये 1,00,000 हो गए। अब यहाँ पर से साथियों क्या दे रखा है कि SI1 प्लस का SI2 बराबर कितना है मेरे भाई, 20,000 रुपये दे रखा है, तो कर दो मेरे भाई। SI1 निकालेंगे तो यहाँ पर से कितना आ गया, 2% और 4 8 आ गया मेरे भाई, तो यहाँ पर से कितना आ गया, 8P1 बटा मेरे भाई 100 आ गया। दूसरा बात करें तो मेरे भाई कितना दे रखा है, 6 और 24 दे रखा, तो 6 और 4 दे रखा, तो 24 कर दो इसको, 24P2 बटा 100 कर दो मेरे भाई। यहाँ पर से कितना दे रखा है, यहाँ पर से 20,000 दे रखा, तो 20,000 रख दो। यहाँ पर से जब निकालोगे तो क्या आ गया मेरे भाई, यहाँ पर से आ गया 8P1 प्लस का 24P2, 8P1 24P2 आ गया, बराबर अपने पास में जो 100 था ये इसको अपन ने क्या किया, यहाँ से उधर भेज दिया। ठीक है, भेजने के बाद में साथियों अपन क्या करेंगे, यहाँ पर से दो जीरो थे वो उसके आगे लग जाएंगे, 20,000 तो पहले से ही थे, 4 जीरो के 4 के साथ में 2 लगा दे ला, यहाँ पर से ये आ गए। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूँ और इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ। बाद में साथियों इक्वेशन नंबर 1 है उससे मैं क्या किया कि P1 बराबर साथियों मैंने कर लिया
जो भी संख्या दे रखी थी 1,00,000, उस 1,00,000 के अंदर से मैंने P2 कर दिया। वो संख्या मैंने यहाँ पर से रख दी मेरे भाई P1 की जगह। क्या रखा, 8 रख दिया गया, और जो 1,00,000 रुपये दे रखा था माइनस का P2 कर दिया गया, प्लस का 24 P2 कर दिया गया। तो यहाँ पर से जो संख्या थी वो दो, यहाँ पर से कितना आ गया मेरे भाई, ये संख्या अपने यहाँ पर से उतार दी क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर से। तो आपके पास में जो P2 की वैल्यू आएगी ना मेरे भाई, वो कितनी आएगी, वो आएगी P2 बराबर आपके पास में 75,000 रुपये। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है मेरे भाई 64 का। सवाल में कहा गया कि 944 रुपये की राशि 4 बराबर किस्तों में दे है। प्रत्येक किस्त पर शेष समय के लिए 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ब्याज दे है, तो प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात करनी है। वो आपसे पूछा गया मेरे भाई। अच्छा सवाल दिया गया है। देखो इसको अपन किस प्रकार से करेंगे तो उसी के बारे में बात करें। तो देखो साथियों, सबसे पहले बात करते हैं 12% के बारे में बात हो रही है। 12% के बारे में बात हो रही है तो पहले किस्त के बारे में बात करते हैं। पहले कितनी होगी, x प्लस का x गुणा 12/100, समय कितना है 3 अपन ले लेते हैं। तो ठीक यहाँ पर से कितना आ गया, जब इसको मल्टीप्लाई करो 12×3=36, तो 1.36x आ गया। ये एक पहली होगी। दूसरी बात करें तो दूसरी कौन सी निकलेगी, दूसरी निकलेगी 12×2=24, तो यहाँ पर से 2 आ जाता है, तो ये आ गई 1.24x आ गई। तीसरी कौन सी निकलेगी मेरे भाई, तो यहाँ पर से आपके पास में से 2 आ जाती है, तो कितना आएगी मेरे भाई, यहाँ पर से 1.12x आएगी। ठीक है। चौथी बात करें तो मेरे भाई चौथी कौन सी आएगी, अक्स आ जाती है। अब इन सभी को जोड़ दो, आप जोड़ोगे तो अपने पास में से कितना आएगा, 1.36x प्लस का 1.24x प्लस का 1 पॉइंट, यहाँ पर से कितना आ गया 1.12 अक्स आ गया, और साथ में अक्स आ गया, बराबर मेरे भाई कितना है 944 है। कितना है 944 है। जब इन सभी को जोड़ोगे तो मेरे भाई कितना आ जाता है 4.72 अक्स आएगा, बराबर आपके पास में से कितना है मेरे भाई 944 है। अक्स की जो वैल्यू आएगी वो कितने आएगी मेरे भाई 944/4.72 आएगी। कितनी आएगी 4.72 आएगी। जब इसको काटोगे तो अपने पास में से 200 आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि 10,000 रुपये पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, वो आपसे पूछा गया। 10,000 रुपये पूछा गया मेरे भाई, 10% का पूछा गया है। ये लो भाई 10,000 आ गए। 10,000 का अपन क्या करेंगे, 10% का 1/10 कर दो, 1/10 कर दो। 2 बरस के लिए पूछा गया तो 2 लाइन खींच दो अपने को। यहाँ पर से कितना होगा मेरे भाई, ये 1,000 हो गया, ये 1,000 हो गया, तो ये तो क्या आ गया मेरे भाई साधारण ब्याज आ गया। चक्रवर्ती याद करना तो 1/10 और लगा दो नीचे। ये कितना आ गया मेरे भाई, ये 100 आ गया। तो ये कितना आ गया 1,000 1,000 2,000 2,000 के साथ में साथियों 100 और जोड़ दो 2,100 रुपये। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा पहला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात करें, देखो सवाल में कहा गया कि एक व्यक्ति एक बैंक में 15/4% साधारण ब्याज की दर से 5,600 रुपये जमा कराता है, और उसके 6 महीने बाद में साथियों 3,200 रुपये तब तक के ब्याज के साथ में बैंक से निकाल लेता है, तथा पुनः 6 महीने बाद वह अपनी शेष राशि भी वापस ले लेता है। तदनुसार उस व्यक्ति को कुल ब्याज के रूप में कितनी राशि मिलेगी, वो आपसे पूछी गई। अच्छा सवाल दे रखा है। तो देखो मेरे भाई सबसे पहले बात करें तो देखो साथियों पी के बारे में बात करते हैं। P1 अपन निकालते हैं, कितना आ गया 5,600 रुपये दे रखा है। ठीक है। बाद में अपन बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से क्या कर रहा है कि आर की वैल्यू है अपने पास में कितनी 15/4 है, 15/4 आ गई। टी के बारे में बात करते हैं तो टी कितना है मेरे भाई, यहाँ पर से 6 महीने दे रखा है, तो 6 महीने को मैं कितना बोल सकता हूँ वर्ष में, पॉइंट कितना बोल सकता हूँ मेरे भाई 0.5 बोल सकता हूँ। तो यहाँ पर से एस आई निकालते हैं, तो एस आई बराबर कितना आ गया मेरे भाई, यहाँ पर से आ जाता है देखो 5600 के साथ में 15, बाद में 0.5 आ गया मेरे भाई, और 100 आ गया, और 100 के साथ में 4 नीचे उतर गया। इससे 0 से 0 काट दो मेरे भाई, तो एस आई की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 105 आ गई। बाद में क्या करा मेरे भाई कि 6 महीने के बाद में 3,200 रुपये तब तक की ब्याज के भी बैंक में निकाल लेता। तो यहाँ पर से कितना बचा 5600 में साथियों 3,200 तो निकाले उसने, और 3,200 के साथ में 105 रुपये भी बोला मैं ब्याज के भी निकालूंगा। अब उसके पास में कितने बचे, यहाँ पर से 2,505 बच गए। 2,505 बच गए तो मेरे भाई यहाँ पर से दोबारा से अपन निकालते हैं। देखो इसके ऊपर साथियों अपन ये क्या हो गया, ये P2 हो गया, मतलब कि दूसरा मूलधन हो गया। दूसरा मूलधन होगा तो अपने पास में से कितना आ गया मेरे भाई, SI2 निकालेंगे। SI1 अपन ने निकाल चुके, SI2 निकालेंगे तो अपने पास में कितना आएगा 2,505 गुणा वही दर है 5/4 ही दर है, समय अपने पास में से 0.5 और बचता है, तो बटा 100 लगा दो। तो अपने पास में जब इसको काटोगे तो 46 पॉइंट कितना आएगा 97 आएगा। कितना आएगा 46.97 आएगा। जब इसको जोड़ दो टोटल ब्याज पूछा गया इसमें, तो एक तो ये आ गया 105 प्लस का
46.97 आ गया। तो अपने पास में से कितना बचेगा मेरे भाई, यहाँ पर से बात करें तो ये टोटल आ जाता है, वो बचेगा 151.97 बचेगा। तो इसके समथिंग कुछ बच रहा है क्या, यहाँ पर से ऑप्शन नंबर आप पहला लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि एक व्यक्ति कुछ राशि पर 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार लेता है और वह उसे 8,820 रुपये की दो समान किस्तों में लौटा देता है। तो उधार दी गई राशि ज्ञात करनी है, वो आपसे पूछा गया। तो अपन फॉर्मूला यूज करेंगे मेरे भाई, कौन सा, E/1 प्लस का R/100 अपन फॉर्मूला यूज करेंगे। पहली किस्त के बारे में अपन बात करते हैं। तो देखो साथियों, पहली किस्त के बारे में बात करें तो यहाँ पर से दो समान किस्तों के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर से 8,820 बटा साथियों 1 प्लस का 5/100 आ गया। जब आप इसको सोल्व करोगे तो अपने पास में से कितना आएगा मेरे भाई, यहाँ पर से ये इसको 105 आ गया, 105 का 21/20 आएगा। तो ये जब इसको काटोगे तो अपने पास में आएगा मेरे भाई 8400 रुपये। नेक्स्ट बात करते हैं दूसरी किस्त के बारे में अपन बात करें। तो दूसरी किस्त यहाँ पर से कितना आ गया मेरे भाई, 8,820 तो था ही, साथ में 1 आ गया और 5/100 का स्क्वायर कर दो, क्योंकि दूसरी किस्त निकाल लें। तो यहाँ पर से 21/1 मतलब कि 21/20 का स्क्वायर निकालोगे तो अपने पास में से जो आंसर आएगा ये आएगा 8,000। ये इसका 8,000 दोनों को जोड़ दो मेरे भाई, दोनों को जोड़ोगे तो अपने पास में से कितना आएगा, 8,816 होगा, 16 के साथ में 400 जुड़ गया। तो यहाँ पर से 16,400 आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर आपका ये रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कर रहे हैं कि मेरे भाई कि एक उधार ली गई राशि पर अक्ष वर्ष में 6% की वार्षिक दर से बनने वाला ब्याज इसके मूलधन का 1/3 है, अक्ष का ज्ञात करें। ठीक है साहब, कर लेंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं है। न्यू क्या है, SI बराबर अपने पास में से 1/3 है। ठीक है, 1/3 P मान लिया अपने, यहाँ पर से समझ लिया। यहाँ पर से साथियों P बराबर अपना P आ गया। ठीक है साहब, यहाँ पर से बात करें तो 1/3 P बराबर P गुणा कितना है, 6 है, और बाद में साथियों अक्ष है और बटा 100 लगा दे मेरे भाई। इसका जब अक्ष की वैल्यू निकालेगा तो 50/9 आ जाएगा। जब इसको हल करेगा तो 5 से ही 5/9 बरस आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही रहेगा। ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 2011 के दौरान राजस्थान में कुल नगरीय जनसंख्या में वृद्धि रही हुई कितनी हुई मेरे भाई, 1.5% की हुई। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि जनगणना 2011 के आधार पर राजस्थान में सर्वाधिक और न्यूनतम कार्यशील जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले क्रम से कौन से हैं, वो आपसे पूछागा। तो मेरे भाई न्यूनतम सर्वाधिक के बारे में बात करें तो प्रतापगढ़ और जयपुर आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार राज्य में 2016 से 2020 में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा थी, वो आपसे पूछा गया। तो कितनी है मेरे भाई, याद रखना, इसका जो सही आंसर रहेगा वो 69.4 वर्ष रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। राजस्थान जनगणना 2011 के आधार पर निम्न में से सत्य कथन नहीं है, वो पूछा गया। पहला बात करते हैं, सर्वाधिक महिला साक्षरता कोटा में दर्ज की गई, ठीक बात आती है। राज्य में साक्षरता दर में वृद्धि दर्ज की गई, बात भी सही है। नेक्स्ट बात करें, राज्य सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता पाली जिले में दर्ज की गई, पाली में थोड़ी मेरे भाई, तो झुंझुनू में अपने में। तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर आपका तीसरा है वो असत्य है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि राजस्थान जनगणना 2011 के अनुसार राज्य के औसत जनसंख्या घनत्व के सर्वाधिक नजदीकी जनसंख्या घनत्व वाले जिले आपसे पूछे गए। तो वो कौन सा आएगा मेरे भाई, टोंक और सिरोही आएगा। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट दे रखा है 74 का सवाल है कि राजस्थान जनगणना 2011 के अनुसार निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। पहला बात करते हैं कि लिंग अनुपात में कमी दर्ज की गई। कमी कहाँ दर्ज की गई मेरे भाई, 2001 का जब आंकड़ा उठाएंगे तो 2001 में कितना था, देखो इसको मैं थोड़ा सा पतला करता हूँ। देखो यहाँ पर से बात करें 2001 में 921 था, जबकि 2011 का जो आंकड़ा बात करें तो मेरे भाई 928 था। तो ये बात तो सही आती है। दूसरा बात करते हैं, सॉरी यहाँ पर से पूछा क्या गया, कमी दर्ज की, कमी कहाँ हुई, वृद्धि हुई यहाँ पर से, तो ये बात गलत आती है। दूसरा बात करते हैं, शिशु लिंगानुपात में वृद्धि दर्ज की गई, ये बात भी गलत आती है मेरे भाई। गलत क्यों आती है, देखो साथियों 2011 के बारे में बात करें, सॉरी 2001 में कितनी थी, 909 थी। दूसरा बात करें 2011 के बारे में बात करें तो कितनी थी मेरे भाई, 888 आपको याद रखना। तो वृद्धि दर्ज कहाँ हुई मेरे भाई, यहाँ पर से तो कमी आई, तो ये बात भी गलत आती है। ये भी गलत है, ये भी गलत है। दशक की वृद्धि दर में कमी दर्ज की गई, कमी कहाँ दर्ज की गई लाला, 2001 में बात करें देखो साथियों, ठीक है
2001 में कितना था? 28.04%। और जबकि 2011 का जो आंकड़ा उठाते हैं 2011 का, वो कितना था? 21.03% था। तो यहाँ पर से कमी दर्ज हो रही है, तो यह बात सही है मेरे भाई। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा, ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि राजस्थान जनगणना 2011 में ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत में अंतर आपसे पूछा गया मेरे भाई। तो देखो साथियों, जो ग्रामीण था वो कितना था? 75.1% था। जबकि नगरीय बात करें तो मेरे भाई 24.9% था। ये थोड़ा सा याद रखना, इनका जो डिफरेंस पूछा गया तो लगभग 50.2%, मतलब कि 50% बोल सकते हो। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि राजस्थान जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में नगरीय क्षेत्रों में न्यूनतम लिंगानुपात कौन से जिले का दर्ज किया गया है, वो आपसे पूछा गया। नगरीय क्षेत्र का पूछा गया लला, तो जैसलमेर का याद रखना है। और जैसलमेर का कितना है? 807 याद रखना है। ठीक, ये थोड़ा सा याद रखना। और सबसे ज़्यादा पूछे जाए तो ये भी याद रखना है। मैक्सिमम पूछा जाए तो किसका बताना है? टोंक का बताना है। किसका बताना है? टोंक का। कितना है? 985 है, ये भी याद रखना। और सबसे कम पूछा जाए, सबसे कम, सबसे कम, ये तो ग्रामीण उसमें पूछा गया मेरे भाई, ये तो शहरी में पूछा गया। तो अगर ग्रामीण में पूछ लिया जाए तो कौन सा बताना है मेरे भाई? तो धौलपुर बताना है मेरे भाई। धौलपुर। धौलपुर में कितना मेरे भाई? 841 याद रखना है, ये थोड़ा सा याद रख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि निम्नलिखित बांध और जिला को असुमिलित बताना है। कुनू बारा में आ जाता है। महलपुर, महलपुर तो मेरे भाई कहाँ पर है? ये तो सवाई माधोपुर में है। कहाँ पर से मेरे भाई? ये तो सवाई माधोपुर में है। ठीक है, सवाई माधोपुर में आपको देखने को, सवाई माधोपुर में है। तो ठीक है, ये थोड़ा सा याद रख लेना। तो यहाँ पर से आपका दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। देवास परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना। अच्छा सवाल दे रखा है। पहला बात करते हैं, इस परियोजना की शुरुआत 1973-74 में हुई। ठीक बात आती है। दूसरा बात करें, इस परियोजना मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 का हिस्सा है। ये बात भी सही है। यह परियोजना नाबार्ड द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त है। ये बात भी यहाँ पर से सही है। नेक्स्ट बात करते हैं, इस परियोजना के चतुर्थ चरण में नाथलिया नाथलिया ताल बांध का निर्माण किया गया। ये बात गलत आती है मेरे भाई। पहला ए बी सी, ऑप्शन सी सही है। तो यहाँ पर कौन सही है मेरे भाई? ए बी सी, ऑप्शन नंबर आपका पहला सही है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि निम्नलिखित परियोजना और वित्त पोषण के साथ में सम्मिलित असम्मिलित बताना है। पहला बात करते हैं, राजस्थान सिंचाई सुदृढ़ीकरण परियोजना जायका। ठीक है, राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार योजना नाबार्ड के साथ थोड़ी है मेरे भाई, ये तो जापान के साथ में है, JIC के साथ में। JIC जापान के साथ में। तो यहाँ पर से इसको सही लगा देना। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा गलत है। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार वर्तमान में राज्य में कुल सिंचित क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है। तो वो आएगा मेरे भाई लगभग 95.5 लाख हेक्टेयर। ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही है। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान में सिंचाई संसाधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला बात करें, राज्य के सिंचित क्षेत्र में लगभग 2/3 क्षेत्र कुएं और नलकूपों द्वारा सिंचित है। ठीक है, नर्मदा नहर से राज्य के 2.46 लाख हेक्टेयर क्षेत्र सिंचाई क्षेत्र होती है। बात भी सही है। भाखड़ा नहर द्वारा सर्वाधिक सिंचाई सुविधाएं हनुमानगढ़ जिले में प्राप्त हैं। ये बात भी सही है। ABC तीनों सही हैं। ABC तीनों सही, ऑप्शन नंबर आपका पहला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि पवन बहुउद्देश्य सिंचाई परियोजना में से राजस्थान के निम्न जिलों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है। तो साथियों, कोटा, बारा, झालावाड़ को मिलती है। ऑप्शन नंबर आपका सी पहला सही रहेगा। और 637 गाँवों को मिलती है, ये भी याद रखना। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं, IGNP के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दे रखा है। पहला बात करते हैं, इसके प्रथम चरण में 204 किलोमीटर फीडर नहर का निर्माण किया गया है। ठीक है, दूसरा बात करें, इस नहर का 0 पॉइंट मोहनगढ़ जैसलमेर है। ये बात गलत आती है मेरे भाई। दूसरा बात करें, देखो साथियों, वीर तेजाजी लिफ्ट कैनाल से केवल बीकानेर जिला लाभान्वित होता है। ये बात भी सही है। A और C सही है मेरे भाई यहाँ पर से। ठीक है, तो यहाँ पर से A और C, ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, जाखम बांध स्थित है। तो साथियों, आपको सबको पता है कहाँ पर से, प्रतापगढ़ में आपको देखने को मिलेगा। प्रतापगढ़ में भी आपको देखो घुमा कर आकर पूछा गया, तो याद रखना मेरे भाई, वो आता है अनूपपुरा में। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि निम्नलिखित में से पश्चिमी अपतटीय पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्रों के उपयुक्त समुच्चय की पहचान करनी है। वो आ जाता है मेरे भाई बसीन, बसई और आलिया वेट आएगा। ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित तेल शोधक संयंत्र अवस्थिति में असुमिलित उद्यम की पहचान करनी है। तो देखो साथियों, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड,
गुवाहाटी असम में है, ठीक है। दूसरा बात करें मेरे भाई, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये बात भी ठीक है। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड मनाली, ये बात साथियों गलत आती है। यह है कहाँ पर से मेरे भाई, ये केरल में है मेरे भाई। कहाँ पर है? केरल में आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। मनाली में क्या है मेरे भाई, जो IOCL है ना, उसका एक सहायक कंपनी है, वो आपको देखने को मिलती है, ठीक है। नहीं, ये बात तो सही है इसमें। जो भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है ये मनाली, ये बात तो ठीक है, लेकिन नेक्स्ट ने रखा है कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये कोची केरल वाला, ये गलत है। ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत निम्नलिखित में से भारत स्थित यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडारण क्षेत्र आपसे पूछा गया, तो साथियों वो कौन सा था? विशाखापट्टनम आता है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत में प्राकृतिक गैस भंडार की दृष्टि से अग्रणी राज्यों के उपयुक्त समुच्चय की पहचान करनी है, तो साथियों कौन सा आता है यहाँ पर से? असम, आंध्र प्रदेश और राजस्थान आएगा। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल देखा कि निम्नलिखित में से असुमिलित उद्गम की पहचान करना है। पहला बात करते हैं तारापुर महाराष्ट्र में, ठीक है। नरोरा, नरोरा तो साथियों कहाँ पर से है? बुलंदशहर यूपी में है मेरे भाई, उत्तराखंड में नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है, खनिज बताने हैं और एक तरफ आपको उत्पादक क्षेत्र बताए, ये है, उनके बारे में बात करते हैं। मैग्नीज के बारे में बात करें तो बालाघाट मिलेगा। दूसरा बात करते हैं कोयला, तो जारिया में मिलेगा। लोहा एस के बारे में बात करें तो हासपेट में मिलेगा। और यूरेनियम बात करें तो जादूगोड़ा में मिल जाता है, ये इसको मैच करवा दो। तो ऑप्शन नंबर आपका ए में दूसरा है और बी में पहला, ठीक है, और सी में चौथा है। सी में चौथा एक में ही है मेरे भाई, पहला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल देखा कि निम्नलिखित में से भारत के सर्वाधिक मैग्नीज उत्पादन अग्रणी राज्यों का समुच्चय का चयन करना है, तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र आएगा। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि भद्रावती संयंत्र में कहाँ के लौह अयस्क को उपयोग में लिया जाता है, तो साथियों याद रखना केम्मनगुंडी का लिया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, विशाखापट्टनम गुंटूर औद्योगिक प्रदेश के प्रमुख उद्योग आपसे पूछा गया, तो मेरे भाई जल पोत उद्योग आ जाता है, लोहा इस्पात का भी है और पेट्रोकेमिकल का भी है, तो उपयुक्त सभी लगा, तो ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से कौन सा औद्योगिक प्रदेश वायुयान व सूचना प्रौद्योगिकी के लिए प्रसिद्ध है, वो आपसे पूछा गया, तो साथियों बेंगलुरु चेन्नई औद्योगिक प्रदेश है, वो फेमस है। नेक्स्ट बात करते हैं, गुजरात औद्योगिक प्रदेश में पेट्रो रसायन उद्योग का प्रमुख केंद्र आपसे पूछा गया, तो कौन सा है मेरे भाई? वडोदरा आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, 96 का सवाल दे रखा, पूछा गया कि निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करनी है। पहला बात करें, देश का प्रथम सेज कांडला गुजरात में स्थापित किया गया, ठीक है। देश में सर्वाधिक सेज महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में नहीं मेरे भाई, तमिलनाडु में है। कहाँ पर से? तमिलनाडु में आपको देखने को मिलेंगे, आपका असत्य है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में सुमेलित करना है, ठीक है साहब, इनको मिला देते हैं। देखो साथियों कौन कौन सा है, भिलाई, भिलाई किसके सहयोग से है मेरे भाई? भिलाई छत्तीसगढ़ है, रूस के सहयोग से है। किसके सहयोग से है? रूस के सहयोग से। दूसरा बात करते हैं बोकारो, तो ये रूस के सहयोग से है। दूसरा बात करते हैं दुर्गापुरा, तो साथियों अमेरिका के सहयोग से नहीं है, ब्रिटेन के सहयोग से। किसके सहयोग से? ब्रिटेन के सहयोग से, तो इसमें मैच आता है, तो ये सही है और ये सही है, ठीक है। तो दूसरा और चौथा है, दूसरा चौथा लगा दो मेरे भाई यहाँ पर से, ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित उद्योग अवस्थिति में से असुमिलित उद्यम की पहचान करनी है, ठीक है साहब। पहला बात करते हैं यहाँ पर से भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग लिमिटेड भोपाल में है, ठीक है। दूसरा बात करें हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम, ठीक है। फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कोयम्बटूर में नहीं है मेरे भाई। कोयम्बटूर में तो आपको कपड़ा उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग और जो कंपाउंड पार्ट है उनका उद्योग आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जो फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, इसके बारे में बात करें तो साथियों कहाँ कहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, जैसे सिंदरी झारखंड हो गया, गोरखपुर यूपी हो गया, उड़ीसा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ आपको देखने को मिलता है, तो ये आपका सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कागज उद्योग से संबंधित केंद्र है, वो आपसे पूछा गया है। तो देखो बालीगंज दे रखा है, नेपानगर भी है और संगाबाद भी है, और दूसरा दे रखा है मेरे भाई श्रीराम पूरा दे रखा है, ये बात भी सही है। तो पहला दूसरा तीसरा सारे चौथ को लगा दो मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आपका पहला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं और लास्ट सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से अहमदाबाद वडोदरा औद्योगिक प्रदेश के विकास का कारक आपसे पूछा गया। तो देखो साथियों विकास का कारक कौन सा है? पेट्रोल संसाधन की अनुपलब्धता, बात गलत आती है। दूसरा बात करते हैं बंदरगाह निकटता, ये बात सही है। पश्चिम प्रदेश का कपास उत्पादन, ये बात भी सही है। देश के आंतरिक भागों में परिवहन जुड़ाव, ये बात भी सही है। बी सी डी ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा।
तो ये था साथियों आपका माइनर 4 सेकंड पेपर का सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको मज़ा आया होगा साथियों। वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिलता रहेगा और आपको क्लासेस कंटिन्यू मिलती रहेगी मेरे भाई। मैं आपका प्रयास इतना कर रहा हूँ कि साथियों मैं अपना बेस्ट देने का प्रयास करता हूँ। और साथ ही आपकी जो पीएसआई की क्लासेस चल रही हैं वो आपको कंटिन्यू कर दी गई हैं। अभी फ़िलहाल हिस्ट्री चल रही है, हिस्ट्री से बाद में साथियों मैं एक और क्लास है जैसे रक्षा प्रौद्योगिकी है, जो टेक वाला पार्ट है वो स्टार्ट करने का प्रयास कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट उसका कंटेंट तैयार हो चुका है, जल्दी आपको उनके क्लासेस भी मिल जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।